मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के मैकेनिज्म्स क्या क्या हैं। एडजॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट द सरफेस पार्टिकल ऑफ द एब्जॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट एज द पार्टिकल इनसाइड द बल्क। एडजॉर्प्शन का मेन कारण क्या था कि जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं उनका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो सेम नहीं है, जैसे कि इनसाइड बल्ब के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जैसा। ठीक है। इनसाइड द एब्जॉर्बेंट ऑल द फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल आर म्यूचुअली बैलेंस्ड। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जितना फोर्स ये पार्टिकल लगा रहा है उतना ही फोर्स ये पार्टिकल लगा रहा है, तो जिस वजह से नेट फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ पे ज़ीरो हो रहा है। बट अगर हम बात करते हैं सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इधर की तरफ जितना फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, जिस वजह से आसपास के जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहेंगे, द बैलेंस्ड आउट द सरफेस पार्टिकल आर नॉट सराउंडेड बाय द एटम और मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर काइंड on the all sides, hence they possesses unbalanced residue attractive force, जिस वजह से उनके पास unbalanced residue attractive force, क्योंकि हमें पता है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है। So these forces of the absorbent are responsible for attracting the absorbed particle on the surface, और इन्हीं फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, सरफेस के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो एक्सटेंट है यानी कितनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, increases with the increasing surface area per unit mass of the absorbent at a given temperature and pressure, यानी कि जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा किसी भी सब्सटेंस का, उतनी ही उसकी जो पावर है एब्जॉर्प्शन की वो ज़्यादा हाई होगी। ठीक है। अनदर फैक्टर जो है फीचर एब्जॉर्प्शन इज द हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। दूसरा जो मेथड है वो है हीट। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन देयर इज ऑलवेज डिक्रीज इन द रेजिडुअल फोर्स ऑन द सरफेस, दैट इज देयर इज अ डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी विच अपीयर एज अ हीट। यानी कि अगर हम सरफेस की एक्चुअल में क्या होता है, रेजिडुअल फोर्स क्या है, लगातार जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है। जैसे जैसे एड्सॉर्प्शन होता जाएगा, ये जो फोर्स है, जैसे जैसे पार्टिकल्स क्या होंगे सरफेस के ऊपर आते जाएंगे, तो ये जो फोर्स है ये डिक्रीज होता जाएगा। फोर्स डिक्रीज होगा, इसका मतलब जो सरफेस एनर्जी है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। और वो सरफेस एनर्जी जो है डिक्रीज हो रही है और वो किसकी फॉर्म में अपीयर होगी, हीट की फॉर्म में अपीयर होगी। ठीक है। तो हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन इज द एब्जॉर्प्शन देयरफॉर इज अ इनवेरिएबली एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। और इन अदर वर्ड आप क्या कह सकते हैं, डेल्टा एच ऑफ एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। डेल्टा एच की यानी एंथैल्पी जो है, चेंज इन एंथैल्पी, वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। When gas is absorbed, जब गैस एब्जॉर्ब हो रही होती है, the freedom of the movement of its molecule become restricted। तो इसके सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो फ्रीडम है, यानी वो जो पहले फ्रीली मूव कर रहे थे, अब उनकी मूवमेंट क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गई है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब है बंद गई है। ठीक है। दिस अमाउंट टू डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द गैसेस आफ्टर एड्सॉर्प्शन। तो इसका मतलब गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, एंट्रोपी होती है। एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं कह सकते, कि कितनी उनके अंदर रैंडमनेस है। अगर उनके अंदर एब्जॉर्प्शन हो गया सरफेस के ऊपर, इसका मतलब उनकी रैंडमनेस कम हो गया। रैंडमनेस कम होने का मतलब क्या, उनकी एंट्रोपी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा एस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा एड्सॉर्प्शन के बाद। ठीक है। एड्सॉर्प्शन is accompanied by the decreasing enthalpy as well decreasing the entropy of the system। इसका मतलब जब जब एड्सॉर्प्शन होगा तो आपकी जो एंथैल्पी है वो भी डिक्रीज होगी, एंट्रोपी है वो भी डिक्रीज होगी। ठीक है। ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो हम कह सकते हैं
इन थर्मोडायनामिक रिक्वायरमेंट, और दूसरा कह रहा है फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है कि द थर्मोडायनेमिक रिक्वायरमेंट इज दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। ये जो डेल्टा जी है इसका क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा जी का क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो। सो हम क्या कहेंगे, दैट इज देयर इज अ डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। नेगेटिव होने का मतलब क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, डिक्रीज कर रही है। ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन, अगर हम इस इक्वेशन को देखें कि डेल्टा एच भी हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डेल्टा एस भी डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू भी क्या कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। तो हम कह सकते हैं डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव इफ डेल्टा इज सफिशिएंटली हाई, a negative value, as t delta s is a पॉजिटिव। अगर हम कहें कि ये अगर पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा जी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो दस हम कह सकते हैं एड्जॉर्प्शन जो है वो कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, अ कम्बिनेशन ऑफ दीज टू फैक्टर मेक्स डेल्टा जी नेगेटिव। इन दोनों का डेल्टा एच डेल हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो कम्बिनेशन है, डेल्टा एच का डेल्टा एस का, इन दोनों के कॉम्बिनेशन ने क्या कर दिया, डेल्टा जी को नेगेटिव बना दिया। ठीक है, डेल्टा एच बिकम लेस लेस नेगेटिव, अल्टीमेटली हमारा क्या होगा, डेल्टा एच बिकम इक्वल टू टी डेल्टा एस। जब हमारा डेल्टा एच क्या होता जाएगा, कम 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 नेगेटिव होता जाएगा, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी और डेल्टा जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उस स्टेट पे हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। ठीक है, अब एड्सॉर्प्शन कितने टाइप्स के होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। There are two types of adsorption of gases in solid. गैस का सॉलिड के अंदर दो तरह से एड्सॉर्प्शन होता है। If the accumulation of gases on the surface of solid occur on account of weak van der Waals forces, अगर ये जो accumulation है किसकी वजह से हो रहा है, वीक van der Waals forces, जो सॉलिड के सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस है वो वीक van der Waals forces है। ठीक है, द एब्जॉर्प्शन इज टर्म एज अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। जो एब्जॉर्प्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल एड्सॉर्प्शन कहेंगे, यानी कि फिजिसोप्शन। ठीक है, when the gas molecule or the atom are held to the surface, solid surface by the chemical bond, लेकिन अगर ये केमिकल बॉन्ड की वजह से उसकी तरफ, यानी जैसे आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो गैसेस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स की वजह से आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ठीक है, हम इसे क्या कहेंगे, कैमियोसॉर्प्शन कहेंगे। तो यहाँ पे आपके पास है केमिकल बॉन्ड में भी कोवलेंट और आयनिक, कोवलेंट भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं। सो कैमियोसॉर्प्शन इन्वॉल्व द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो इसका मतलब उन्हें क्या ज़रूरत होगी कि जब भी वो उन्हें किसी तरह की एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो देयरफॉर वी ऑफन रेफर टू द एक्टिवेटेड एब्जॉर्प्शन। तो हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं ये एब्जॉर्प्शन कैसा है, एक्टिवेटेड है। समटाइम दीज टू प्रोसेसेस अक्कर साइमल्टेनियसली, कभी कभार क्या होता है दोनों प्रोसेसेस एक साथ होते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ नॉट ईजी टू सर्टेन द टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, और हमें पता नहीं चलता कि कौन सा एड्सॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे केमिकल वाला हो रहा है या फिजिकल वाला हो रहा है। ठीक है, अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन एट लो टेम्परेचर मे पास इनटू द कैमियोसॉर्प्शन एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। जो आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन है लो टेम्परेचर के ऊपर, वो किस में बदल सकता है, कैमियोसॉर्प्शन में बदल सकता है, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन काम कर रहा था, अगर हम उसका टेम्परेचर हाई कर दें, इंक्रीज कर दें, तो वो क्या हो सकता है, कैमियोसॉर्प्शन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है ये, डाई हाइड्रोजन यानी H2 की बात कर रहा है। H2 is first adsorpted on nickel by the van der Waals forces। H2 जो है निकल अपनी तरफ क्या करता है, H2 को अट्रैक्ट करता है वन डर वाल फोर्सेस की वजह से। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन देन डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एटम में, एंड विच आर होल्ड ऑन द सरफेस बाय कैमियोसॉर्प्शन, और ये जो है सरफेस पे जब आएंगे तो ये कैमियोसॉर्प्शन की वजह से वहाँ पर होल्ड होंगे। ठीक है, सो सम करेक्टरिस्टिक्स हैं
करेक्टरिस्टिक्स हैं, बोथ टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आर डिस्क्राइब, दोनों की आपको दे रखी है, सबसे पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन की फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या है। लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी क्या होता है। एट ए गिवन सरफेस ऑफ एन एब्जॉर्बेंट डज नॉट शो एनी प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर गैस एज अ वंडरफुल फोर्स आर यूनिवर्सल, ठीक है। यानी कि किसी प्रेफरेंस नहीं देगा वो सभी किसी पर्टिकुलर गैस को, यानी कोई भी गैस आप रखो उसको अपनी तरफ उसी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है वंडरफुल फोर्सेस क्या है, यूनिवर्सल है। नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट, द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, जो कितनी अमाउंट में होगा, 1 मोल 2 मोल 3 मोल कितने में होगा, वो डिपेंड करता है गैस के नेचर के ऊपर। In generally, easily liquefied gas are readily absorbed by van der Waals forces are stronger near the critical temperature, कि अगर हमारे पास जो लिक्विफाइड गैस है उनको हम बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, वंडरवॉल फोर्सेस की हेल्प से, जब वो कहाँ पे हो, अपने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर हो। क्रिटिकल टेम्परेचर को पता है जहाँ पे वो लिक्विफाइड हो रही है। Thus, 1 gram of activated charcoal absorb more sulfur dioxide than methane, which is still more than 4.5 ml of dihydrogen. इसने क्या कहा है कि अगर आप 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल ले लो तो वो ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड को जब उसको कितनी टेम्परेचर पे ले रखा है, 630 केल्विन पे लिया हुआ है, तो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा देन मीथेन को, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 190 केल्विन है, ठीक है, विच इज़ स्टिल मोर देन 4.5 ml ऑफ डाईहाइड्रोजन। और ये जो अमाउंट है, ये डाईहाइड्रोजन की जो अमाउंट है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन, इससे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। कौन ज़्यादा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड की जो एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। रिवर्सिबल नेचर, जितने फिजिकल जो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन के जो प्रोसेस है वो हमारे क्या है, रिवर्सिबल है, यानी कि सॉलिड के अंदर गैस जैसे ही अटैच होगा तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इससे हीट रिमूव कर लेंगे तो सॉलिड और गैस इंटरफेस बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। मोर इज द गैस बी एब्जॉर्ब्ड व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज और वॉल्यूम इज डिक्रीज, ठीक है, यानी कि ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब होगी अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे और वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे, जैसे कि ली चैटलियर प्रिंसिपल ने हमें बताया था। एंड गैस कैन बी रिमूव बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, गैस को हम रिमूव कर सकते। सिंस द एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मी, सो फिजिकल एड्जॉर्प्शन अकर रेडली एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि ये लो टेम्परेचर के ऊपर होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, तो वो क्या होता जाएगा, हमारा डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। फोर्थ है सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट। सरफेस एरिया क्या है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, कि एब्जॉर्प्शन की अमाउंट है वो सरफेस एरिया के साथ बढ़ती है। Thus finally divide metals and porous substance have large surface area, जो मेटल है फाइनली डिवाइड हो, ठीक है, सॉलिड में ना हो, और जो पोरस सरफेस हो उनके जो एब्जॉर्प्शन की पावर होती है वो हाई होती है, ठीक है। फिफ्थ है एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। नो डाउट फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, हमें पता है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, बट एंथैल्पी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि लो टेम्परेचर के ऊपर होता है। This is because the attraction between gaseous molecule and solid surface is only due to weak van der Waals, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है, वीक होता है, इसीलिए यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो क्या होगी, हमारी लो होगी। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, हाई स्पेसिफिसिटी। जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है इज हाईली स्पेसिफिक, इट विल अक्कर if only there is some possibility of chemical bond between the absorbent and absorbate। absorbate और absorbent के बीच में जब क्या होता है, ये तभी होगा जब उनके अंदर क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है किसी तरह का बॉन्ड बनाने की। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन मेटल बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन। ऑक्सीजन जो है मेटल के सरफेस में तभी एब्जॉर्ब्ड होगी जब उसके साथ वहाँ चांसेस होते हैं कि वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर सके। हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय ट्रांजिशन मेटल ओनली
ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। जितने भी हमारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनमें हाइड्रोजन इसलिए एब्जॉर्ब होती है क्योंकि वहाँ पे चांस होते हैं हाइड्राइड के बनने के। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अब हमें पता है केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल फॉर्मेशन हो रही है, इसी वजह से ये इरिवर्सिबल होते हैं नेचर के अंदर, यानी रिवर्स नहीं किया जा सकता इन्हें। ठीक है, केमिकल एब्जॉर्प्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक बट प्रोसेस इज क्वाइट स्लो एट लो टेम्परेचर। ये जो प्रोसेस है ये बहुत लो होता है, ठीक है, लो टेम्परेचर के ऊपर, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। दूसरा, इसको किसकी ज़रूरत होती है? हाई एनर्जी फॉर एक्टिवेशन, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये क्या कर सके? एक्टिवेशन स्टार्ट कर सके। मोस्ट जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक्रीज विद राइज द टेम्परेचर। ठीक है, और अगर आपका कोई फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है लो टेम्परेचर पे और अगर आप उसको क्या कर दो, उसका टेम्परेचर राइज कर दो, तो वो किस में चेंज हो सकता है? केमिकल एब्जॉर्प्शन में चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं, सारे कुछ कुछ हो सकते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया सिंपली जो हमारा फिजिकल प्रोसेस में था, सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा उतना ही ज़्यादा आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, अब यहाँ पे केमिकल बॉन्ड होते हैं और केमिकल बॉन्ड कैसे? कोवलेंट और आयनिक हैं, ये स्ट्रॉन्ग है देन वीक वन डर फोर्सेस से, देयरफॉर जो एंथैल्पी है वो हमारी क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, तो ये टेबल है जो हमें ब्राइफ में इन सब के बीच में डिफरेंस बता रही है, इसको आप कर सकते हो लर्न। ठीक है, बहुत आसानी से। यहाँ वंडरवॉल फोर्सेस हैं, यहाँ केमिकल बॉन्ड्स हैं, यहाँ नो स्पेसिफिक नेचर्स, ये स्पेसिफिक है, ये रिवर्सिबल है, ये नॉन रिवर्सिबल है, ये नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये भी नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और ये गैस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं बट ये गैस के साथ रिएक्ट नहीं करते। यहाँ एंथैल्पी लो होती है और यहाँ एंथैल्पी क्या होती है? हाई होती है। तो इस तरह से हमारे पर ये डिफरेंस आ जाएंगे, तो हम इनके बता सकते हैं। सिक्स्थ है, ये फेवरेबल होते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहाँ किसी तरह की एक्टिवेशन एनर्जी नहीं ज़रूरत होती, यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। और ये वाली प्रॉपर्टी दोनों की सेम है एर्थ की सरफेस एरिया की। और ये क्या कह रहा है? रिजल्ट, नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है? इट रिजल्ट इनटू मल्टी मॉलिकुलर लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट। अच्छा ठीक है, जैसे जैसे हम प्रेशर हाई करेंगे तो लेयर्स, मल्टी लेयर्स बन जाएंगी, लेकिन इट रिजल्ट इन यूनी मॉलिकुलर लेयर, क्योंकि यहाँ पे एक ही टाइप का मॉलिकुलर लेयर होगा, मल्टी मॉलिकुलर लेयर नहीं होगी क्योंकि वो रिएक्शन कर चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मल क्या है? The variation in amount of gas absorbed by absorbent with pressure, जो भी वेरिएशन आता है गैस का प्रेशर के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर लेने पर, कैन बी एक्सप्रेस बाय द मीन ऑफ कर्व। इसको हम किसी कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी कर्व को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में हमें इन्होंने बताया था 1999 के अंदर, और इन्होंने एक एम्पिरिकल रिलेशन दिया था। ठीक है, और किसके बीच में दिया था? जो क्वांटिटी है गैस की एब्जॉर्ब हो रही है पर यूनिट मास ऑफ द सॉलिड एब्जॉर्बेंट एंड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। उन्होंने कहा कि रिलेशन क्या है? x बाई एम इज इक्वल्स टू के p की पावर 1/n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ग्रेटर दैन 1 है। उन्होंने कहा कि x क्या है? मास ऑफ द गैस, m इज़ द मास ऑफ एब्जॉर्बेंट यानी वो जो जिसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, p प्रेशर, k और n क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड गैस, यानी k तो करता है एब्जॉर्बेंट के नेचर के ऊपर और n करता है गैस के ऊपर। ठीक है, तो हमने यहाँ कर्व ड्रॉ की इनके बीच में और प्रेशर के बीच में। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं? राइज कर रहे हैं, तो कर्व की जो स्लोप है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो रिलेशनशिप इज जनरली रिप्रेजेंटेड ऑन द कर्व वेयर द मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड ग्राम, यानी ये जो मास है ये किसके अंदर ले रखा है? ग्राम में ले रखा है। प्रेशर जो है हमने पास्कल में ले रखा है। ठीक है, these curve indicated by the fixed pressure, so there is a decrease in physical absorption with the increase in temperature। तो हमें पता है जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा? हमारा कम होता चला जाएगा। सो कर्व इज आल्सो सीम्स टू बी अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर,
और जो कर्व है जब प्रेशर हाई लोगे, यानी ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप इस रीजन में देखो तो कर्व लगातार जनरली फ्लैट ही है। फ्लैट होने का मतलब क्या है, अगर आप इस रीजन में देखें, सॉरी, जब हम इस रीजन में देखें तो ये लगभग लगभग फ्लैट ही है, मतलब बहुत कम चेंजेस आ रहे हैं इनके अंदर। तो हम कह सकते हैं वहाँ पे सैचुरेशन, यानी हाई प्रेशर के ऊपर गैस क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। उस वाले टर्म का जो हमने 5.8 इक्वेशन लिया उसका लोगरिथम ले तो क्या आएगा, log x बाई एम इज इक्वल्स टू log k, प्लस में पावर आगे आ जाती है 1/n log p। अब अगर हम log के बीच में वेरिएशन ले, ठीक है, किसके बीच में, log x बाई एम और log p के बीच में, तो ये जो आइसोथर्म की इक्वेशन आती है वो हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी, और इसकी जो स्लोप होगी वो किसके बराबर होगी, 1/n के बराबर होगी, और ये जो इंटरसेप्ट है ये किसके बराबर होगा, हमारा log k के बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें y एक्सिस पे ये ड्रॉ करना है log x बाई एम, x एक्सिस पे हमें log p को ड्रॉ करना है, इट कम्स टू बी स्ट्रेट लाइन। सो हम कह सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो हमारा जो इक्वेशन है वो वैलिड है। तो स्लोप जो है इस ग्राफ की वो क्या है, 1/n है, और इंटरसेप्ट क्या है, हमारा log की है। ठीक है, तो ऐसा माना गया कि जो ये फैक्टर है 1/n की वैल्यू जो है 1 से लेके 0 के बीच में आएगी, और मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.1 से लेके 0.5 के बीच में आती है। ठीक है, और इक्वेशन 5.1 है वो लिमिटिंग रेंज ऑफ प्रेशर के ऊपर क्या करती है, होल्ड गुड करती है। ठीक है, अगर हम इसको ज़ीरो रख दें तो x बाई एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट, यानी एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, ये प्रेशर के इंडिपेंडेंट होंगे। अगर हम इसको क्या रखें, इसकी वैल्यू 1 रख ले, तो हम कहेंगे कि जो एब्जॉर्प्शन है वो वेरी करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के, जितना प्रेशर हाई उतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सो बोथ कंडीशन आर सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, दोनों ही रिजल्ट को सपोर्ट कर रही हैं, बट एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म ऑलवेज सीम्स टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। लेकिन हमने देखा कि वो सैचुरेट हो जा रही, हाई प्रेशर सैचुरेट होने का मतलब वो डिपेंड ही नहीं कर रही है। सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द जो ये हमारी है फ्रेंडलिस्ट आइसोथर्म दस फेल्स टू हाई टेम्परेचर। ये जो इक्वेशन है ये हाई टेम्परेचर के ऊपर, सॉरी हाई प्रेशर के ऊपर फेल्स हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। ठीक है, सॉल्यूशन फेज में एड्जॉर्प्शन हमारा कैसे होगा, सॉलिड कैन एब्जॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन। हमें पता है सॉलिड जो है वो क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्यूशन फॉर्म से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। व्हेन सॉल्यूशन इज एसिटिक एसिड इन वाटर, अगर हम एसिटिक एसिड इन वाटर ले, ठीक है, एसिटिक एसिड आपको पता है, एसिटिक एसिड विनेगर होता है, उसको वाटर के अंदर ऐड करें और यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल को डालें और फिर उसे शेक करें। अ पार्ट ऑफ एसिड इज एब्जॉर्ब्ड बाय चारकोल, चारकोल क्या करेगा, उसका एक पार्ट को एब्जॉर्ब कर देगा, एंड कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड डिक्रीजेज इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर जो कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन का मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो कम होते जाएंगे। सिमिलरली लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम शेक करेंगे चारकोल के अंदर, तो लिटमस कलर सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो कलरलेस हो जाएगा। प्रेसिपिटेट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के, उसको वो कंटेन ब्लू कलर। ठीक है, जब उसके अंदर हम क्या डालते हैं, मैग्नीशियम ऐड करेंगे। ठीक है, इसका ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम की वजह से, मैग्नीशियम इसके अंदर है ही। द कलर इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीज। तो जब हम इसमें चारकोल ऐड कर, यहाँ पे क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मैग्नीजॉन जो रिजेंट है उसकी वजह से इसका जो कलर है मैग्नीजॉन, ठीक है, इस रिजेंट की वजह से इसका कलर क्या है, ब्लू है। अगर ये ना होता तो इसका जो कलर है वो कैसा होता, हमारा वाइट कलर का, कलरलेस होता है ये। सो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शंस फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज, कुछ ऑब्जर्वेशन बनाई गई, क्या, एक्सटेंट जो है एड्जॉर्प्शन की डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अभी हमने ऊपर ही देखा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एक्सटेंट है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड का, सॉरी सॉलिड का और लिक्विड के इंटरफेस की बात करें, ऊपर हमने गैस के बारे में पढ़ा था।
एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी एक्सटेंट ज़्यादा होगी। थर्ड है द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कितनी है, जितनी ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा एक्सटेंट होगी। एंड द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड द एब्जॉर्बेट, दोनों का नेचर क्या है, ठीक है। द प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूट इज़ नॉट नोन, हमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म, जैसे गैस का हमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता है कि फोर्स की वजह से है, लेकिन यहाँ हमें एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर की बजाय हम इसे कंसंट्रेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी कि जो ये इक्वेशन थी हमारी 5.1 एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू के पी की पावर 1 बाई एन, वहाँ पे हम क्या लेंगे सी की पावर 1 बाई एन ले लेंगे, जहाँ पे सी क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। जब एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो लोग लेंगे हम, लोग एक्स बाई एम इज इक्वल्स टू लोग के प्लस में 1 बाई एन लोग सी। और अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इक्वेशन है ये इसके लिए वैलिड है। एंड दिस कैन बी टेस्टेड एक्सपेरिमेंटली बाय टेकिंग द सॉल्यूशन एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड्स, एसिटिक एसिड की अलग अलग कंसंट्रेशन लेकर हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। इक्वल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर एडेड टू द इक्वल अमाउंट ऑफ चारकोल इन डिफरेंट फ्लास्क, आप क्या करो, इक्वल अमाउंट क्या लो, सॉल्यूशन की लो, इक्वल अमाउंट चारकोल की लो, अलग अलग फ्लास्क के अंदर ऐड करो, और फाइनल कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द ईच फ्लास्क आफ्टर एब्जॉर्प्शन, और जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसके बाद काउंट करो कि उनकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या है। डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन गिव द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू देगा। यूजिंग अबव इक्वेशन वैलिडिटी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं कि इक्वेशन ट्रू है या इक्वेशन फॉल्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपके पास कि इस वाले जो प्रोसेस है इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, द फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन, फाइंड अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो चैप्टर है स्पेशल अपनी एप्लीकेशन के लिए ही फेमस है, ध्यान रखना, और इसका इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत है इस चैप्टर का। फर्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, हमें पता चल गया कि रिमेनिंग ट्रेसेस ऑफ एयर एब्जॉर्प्टेड बाय चारकोल फ्रॉम अ vessel evacuated by a vacuum pump give high vacuum। तो अगर हम क्या करें, जो भी हमें कहीं पे भी क्या बनाना है, हाई वैक्यूम बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक क्या लेंगे, वैक्यूम पंप लेंगे, वैक्यूम पंप में क्या लेंगे, थोड़ा सा चारकोल लेंगे, और वो चारकोल क्या करेगा, जो भी मान लो कि वैक्यूम पंप जिस हवा को नहीं रिमूव कर पाया, ये चारकोल उस एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इस तरह से उस चैम्बर के अंदर क्या बन जाएगा, हाई वैक्यूम बन जाएगा। जैसे हमें कोई भी रिएक्शन करवानी होती है हाई वैक्यूम के अंदर करवानी होती है तो वो हम इसमें करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर गैस मास्क, हमें अगर गैस मास्क बनाना है, ठीक है, गैस मास्क में एक्चुअल में होता क्या है, मास्क के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है, इज़ यूजुअली यूज फॉर ब्रीथिंग इन कोल माइन टू एब्जॉर्ब पॉइजनस गैस। आप कोयल माइन के अंदर, कोयल माइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड्स होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स भी होती हैं, तो ये जो गैस है ये ह्यूमंस के लिए सही नहीं है होती, तो तो उसको स्टॉप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गैस मास्क को यूज़ कर सकते हैं, उसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है। थर्ड है कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिलिका और एल्यूमिनियम जेल है, इनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिमूव कर सके मॉइस्चर को, कंट्रोल कर सके ह्यूमिडिटी को। फोर्थ है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में से जो भी कलरिंग मैटर है उसको रिमूव करना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एनिमल चारकोल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, adsorption of the reactant on the solid surface of a catalysis increases the rate of reaction, कि अगर कैटालिसिस जो है इंक्रीज होगा, इंक्रीज क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को, और रिएक्टेंट के ऊपर अगर किस रिएक्टेंट जो है सॉलिड सरफेस का हो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है जब वहाँ पे क्या हो रहा है, किसी ना किसी तरह का एड्जॉर्प्शन हो रहा हो। सो देयर आर मैनी गैसेस रिएक्शन जो हमारे इंडस्ट्रियली इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे क्या होता है सॉलिड कैटालिसिस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हम करते हैं
आयरन को यूज़ करते हैं एज अ कैटालिस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 गैस, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ करते हैं एंड यूज़ फाइनली डिवाइड निकल ऑफ इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। जितने भी ऑयल्स होते हैं, जितने भी ऑयल्स होते हैं, जैसे वनस्पति घी वगैरह होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब है उनके जो मल्टीपल्स बॉन्ड होते हैं उन्हें सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में चेंज करते हैं, और किसकी हेल्प से, निकल की हेल्प से। तो कुछ एक्सीलेंट एग्जांपल है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैसेस को सेपरेट करना हो ड्यू टू डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय द चारकोल। चारकोल अलग अलग डिग्री में अलग अलग गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। सो मिक्सचर जो होगी नोबल गैसेस की, वो भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय द एब्जॉर्प्शन ऑन कोकोनट चारकोल एट डिफरेंट टेम्परेचर। कोकोनट का जो चारकोल होता है उसको लेकर अलग अलग टेम्परेचर पर लेकर हम कर सकते हैं, ठीक है। इन क्यूरिंग डिजीज में भी यूज़ किया जाता है। अ नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज टू किल जर्म्स बाय गेटिंग द चारको एब्जॉर्प्टेड ऑन देम। क्योंकि हमें पता है कि जर्म्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर अटैच हो जाते हैं, एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उन जर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करके हम क्या कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज़ होता है सल्फाइड के लिए। सल्फाइड के जो ओर होते हैं वो कंसनट्रेट होते हैं किसी भी ओर के अंदर, उनको सेपरेट करने के लिए फ्रॉम सिलिका और अर्थली मैटर यानी मिट्टी के जो कण होते हैं उनसे अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं यूजिंग पाइनॉल एंड फोर्थिंग एजेंट। ये हम 6th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे डिटेल के अंदर। जैसे कि हमने 10th में पढ़ा था ना कि और दो तरह के कार्बोनेट के ओर होते हैं और सल्फाइड के ओर होते हैं, उन्हें हम कैसे करते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाले के बारे में वो हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 6 के अंदर। तो वहाँ पे फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस होता है। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम सल्फाइड की ओर को सिलिका से और जो हमारी अर्थ होती है, अर्थी जो होती है ना मैटर, जो अर्थ के अनदर मैटर होते हैं उनसे अलग करते हैं, ठीक है। 9th है हमारे पास एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर के कौन से हैं हमारे पास, surface of a certain precipitate such as silver halide have the property of absorbing some dyes, erosine, fluoresceins, etc., thereby producing the characteristic color at the end। एक्चुअल में क्या होता है कि जो सिल्वर हैलाइड होते हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, इनके हमेशा क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इन डाई को, एरोसिन को, फ्लोरोसिन को क्या कर सकते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और इनको एब्जॉर्ब करके ये स्पेशल कलर देते हैं, जैसे कि ग्रे कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, तो अलग अलग कलर्स देते हैं। तो एक तरह से ये इंडिकेटर हमें ये बताएंगे कि अब कौन सा हैलाइड बना है, अब सिल्वर ब्रोमाइड बना है या सिल्वर आयोडाइड बना है या सिल्वर क्लोराइड बना है, तो इसके बारे में हमें डिटेल में पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक्चुअली में क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम एक जो डाई होती है उसको अलग अलग कितने कलर से मिलकर बनी है ये सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ये किसके ऊपर बेस्ड है, आपका एड्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है। जैसे हमें कोई क्लोथ है उसको कलर देना हो, ठीक है, तो हम किन किन कलर्स को आपस में मिक्स करके वो कलर बना सकते हैं। हमारे पास मान लो कि कुछ, हमें पता है हमारे पास ये यूनिवर्स के अंदर स्टैंडर्ड ही कलर है, लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे जो क्लोथ्स आते हैं उनमें जो टेक्सचर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ कलर तो ऐसे होते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड कलर में भी नहीं होते। तो ये जो टेक्सचर है ये कैसे आता है, अलग अलग कलर की जो डाई है उनको हम आपस में एब्जॉर्ब करवाते हैं क्लोथ के सरफेस के ऊपर, और फिर इस तरह से हमारे पास क्या आते हैं, नेचुरल कलर्स जैसे डिफरेंट कलर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ है आपके एब्जॉर्प्शन के अंदर। बाकी जो क्वेश्चन है हम ये आपको आते ही हैं, इस ऊपर वाले पोर्शन से ही हैं, ये सारे के सारे अलग नहीं हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो कैटालिसिस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।